हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 यानी इंडियन जीके डेली डोज। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन जीके का जो डेली डोज चला है ये आपका चलेगा शाम को 9 बजे हर दिन चलेगा। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन ऑफ इंडियन जीके। तो ध्यान दीजिएगा, जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं ये आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी क्लरिकल, जेओए जितने भी एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज की सीरीज़ को। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, और इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मगध साम्राज्य। हमने मध्यकालीन भारत से यानी मेडिवल हिस्ट्री से शुरू करना था, बट यहाँ पर मगध साम्राज्य समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना की थी, ये की थी भाई बृहदत्त ने। और बृहदत्त के पिता का नाम था वसु और बृहदत्त के पुत्र का नाम था जरासंध। क्या था भाई? बृहदत्त के पिता का नाम था वसु और पुत्र का नाम था जरासंध। ठीक हो गया। तो उसके बाद देख लेते हैं हर्यक वंश को। तो हर्यक वंश जो है मगध साम्राज्य का एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है। तो पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था भाई बिंबिसार। और नेक्स्ट है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर बैठा था 544 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि जो बिंबिसार है ये किस धर्म का अनुयायी था? तो ये था भाई बौद्ध धर्म का अनुयायी। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है श्रेणिक। क्या कहा गया है? श्रेणिक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो बिंबिसार ने जो है मगध की राजधानी यानी हर्यक वंश की जो राजधानी है ये कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया था? तो अंग का विलय जो है, अंग जो देश है यानी अंग साम्राज्य था, उसका जो विलय है ये मगध साम्राज्य में किया था, ये किया था बिंबिसार ने। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार के शासन काल में प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? तो बिंबिसार के शासन काल में प्रसिद्ध वास्तुकार थे महागोविंद। तो अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, बिंबिसार की जो हत्या है वो उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने की थी। तो एक बार पुनः देख लेते हैं बिंबिसार को। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक था, 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और वेरी इंपॉर्टेंट, जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है श्रेणिक। और उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी राजगृह में। और उसने क्या किया था? अंग देश का विलय किया था। किसने किया था भाई? बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में। ठीक हो गया। और उसके जो शासनकाल में प्रसिद्ध वास्तुकार थे वो थे महागोविंद। और उनकी जो हत्या है वो किसने की थी? उसके अपने ही पुत्र अजातशत्रु ने। ठीक हो गया। तो उसके बाद देख लेते हैं भाई, अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार को तो मार दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो अजातशत्रु है ये बैठते हैं मगध की गद्दी पर। ये कब बैठते हैं? ये बैठते हैं 493 ईसा पूर्व में। और ध्यान दीजिएगा, जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया था श्रेणिक। और यहाँ पर जो है अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। ठीक हो गया। इसको क्या बोल देते थे? कुणिक बोल देते थे। और बिंबिसार को बोल देते हैं श्रेणिक। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो बिंबिसार था भाई बौद्ध धर्म का अनुयायी। और यहाँ पर अजातशत्रु ने क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को त्याग कर दिया और इधर इसने अपना लिया जैन धर्म को। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु का युद्ध रहा था भाई बज्जी संघ यानी वैशाली। ठीक हो गया। नाराज मत होना, अगर किसी की गर्लफ्रेंड का नाम वैशाली है तो यहाँ पर हमारी भी दुश्मन यानी अजातशत्रु की दुश्मन तो हमारी भी दुश्मन। ठीक। उसके बाद क्या कर लिया इसने? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का जो विलय है वो किस में कर लिया था? मगध साम्राज्य में कर लिया था। और अंततः इन्होंने अपने बाप को मारा था, यानी किसको मारा था? बिंबिसार को मारा था। तो ये तो निश्चित था कि इसके साथ भी कुछ सही नहीं होने वाला था। तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर ली? उसके अपने पुत्र उदयन ने कर ली। ठीक हो गया। तो उसके बाद देख लेते हैं, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठता है? उदयन बैठता है भाई मगध की गद्दी पर 461 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने किस नगर की स्थापना की थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट भाई, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने।
कहाँ पर की थी? गंगा एवं सोन नदी के संगम पर, यानी जहाँ पर गंगा और सोम नदी मिलती है वहाँ पर कौन सा नगर बसाया भाई? उदयन ने ये बसाया पाटलिपुत्र। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन था भाई किसका? जैन धर्म का अनुयायी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो था नागदशक, यानी ये किसका पुत्र था? ये था उदयन का पुत्र। तो यहाँ पर हर्यक वंश का भी खात्मा हो जाता है। तो हर्यक वंश के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं शिशुनाग वंश को। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना है कब और किसने की थी? ये की थी 412 ईसा पूर्व में, और ये की थी शिशुनाग ने। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाई थी? तो इसने बनाई थी भाई वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। जो वैशाली यानी बज्जी संघ था, ये अजात शत्रु के साथ इसके जो कॉन्फ्लिक्ट रहे थे। और उसके बाद जो उदयन ने की थी एक पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना, जो कहाँ पर था भाई? गंगा एवं सोन नदी के संगम पे था। तो वैशाली के साथ जो है अजात शत्रु की कॉन्फ्लिक्ट रहे थे, बट यहाँ पर क्या कर लेते हैं अब, जिसकी गर्लफ्रेंड भाई वैशाली थी, यहाँ पर शिशुनाग ने अपना लिया। इसका मतलब हमारे को भी अपनानी पड़ेगी। तो अगला क्वेश्चन है शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध राज्य में मिलाया? तो ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग ने जो है अवनति और वत्स को जो है मगध साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था भाई काल अशोक। ठीक हो गया, अशोक नहीं काल अशोक। ठीक हो गया। काल अशोक का शासन कब से कब तक रहा? तो काल अशोक का शासन जो है 394 टू 366 ईसा पूर्व तक रहा। तो अगला क्वेश्चन है काल अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म किन बौद्ध संघों में बंट गया? तो बौद्ध धर्म जो है बौद्ध संघों यानी स्थविर और महासंदिक नामक दो संघों में बंट गया था। कौन कौन से? स्थविर और महासंदिक। तो अगला क्वेश्चन है काल अशोक ने अपनी राजधानी किससे बनाया? तो काल अशोक ने अपनी राजधानी पुनः किसको बनाया था भाई? पाटलिपुत्र को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। ठीक हो गया। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश भी खत्म होता हुआ, तो हमारा हर्यक वंश भी खत्म हो गया और आपका शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आता है। ठीक हो गया। तो नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनन। कौन था भाई? महापद्मनन था नंद वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नंद वंश के संस्थापक यानी महापद्मनन को। ठीक हो गया। उग्रसेन बोला करते थे इनको, यानी इनके पास क्या थी? एक भयानक सेना हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। वेरी इंपॉर्टेंट, नंदवंश का अंतिम जो आपका शासक था वो था धनानंद। अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखकों द्वारा नंदवंश के किस शासक को अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है धनानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश का कौन सा शासक सिकंदर का समकालीन था? तो यहाँ पर सिकंदर भी आ गए हैं भाई। ठीक हो गया। तो सिकंदर महान भी आ चुके हैं। तो नंदवंश का जो है धनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोली गई थी कलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? ये किया था भाई ईरानियों ने। ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया था? यही यूनानियों ने किया था। तो उसके बाद देख लेते हैं सिकंदर का आक्रमण हो जाता है भारत पर और हमारे धनानंद जो है वो क्या हो जाते हैं? सिकंदर के समकालीन हो जाते हैं। तो सिकंदर के पिता कौन थे? ये थे मकदूनिया के शासक फिलिप। ठीक हो गया। मकदूनिया के शासक फिलिप थे भाई हमारे सिकंदर के पिता। और जो सिकंदर है ये किसका शिष्य था? ये था भाई अरस्तु का, एरिस्टोटल। ठीक हो गया। अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब शुरू किया था? ये किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, जो सिकंदर का सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन है सिकंदर को पंजाब के शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था, यानी पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा था? पोरस। ठीक हो गया। पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको बोलते हैं पोरस युद्ध भी बोल देते हैं, हाइडेप्सिस युद्ध भी बोल देते हैं, यानी किस युद्ध को? हाइडेप्सिस युद्ध, झेलम विस्तृता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसको बोल देते हैं हाइडेप्सिस युद्ध और झेलम विस्तृता का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने कर दिया था व्यास नदी को पार करने से इनकार।
और उसके बाद किधर चले गए भाई, ये चले गए हमारे मलाना, ठीक हो गया, मलाना करीम उगाने चले गए सिकंदर के सेना। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिकंदर भारत से कब लौटे? तो सिकंदर भारत से लौटे थे 325 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन यानी आधुनिक बगदाद, ठीक हो गया, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी यानी आधुनिक बगदाद में, ये हुई थी 323 ईसा पूर्व में, ठीक हो गया। ओके, द नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में किन कानूनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो ये रही थी ब्रिटिश सरकार के अधिनियम, यानी ब्रिटिश सरकार का जो अधिनियम था 1935, उसकी अहम भूमिका रही है भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1764 के किस युद्ध में अंग्रेज की जीत के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था? तो 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो अंग्रेज़ों के साथ कौन भिड़े थे? ये भिड़े थे भाई बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो सिराजुद्दौला थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी संयुक्त सेना थी। किस किस की थी भाई? मीर कासिम की, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड की जो संयुक्त सेना थी, इन सभी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेना के साथ। और वहाँ पर जो विजय रहे थे वो रहे थे हमारे अंग्रेज़, यानी बक्सर का युद्ध जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था वो किया था नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने। तो नेक्स्ट आता हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के विधान में निहित दोषों को दूर करके संसदीय नियंत्रण द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार करने का पहला प्रयास किया था? तो ये किया था 1773 में, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन जो है जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसमें जो दोष थे उसको दूर करके और उसमें जो एक संसदीय नियंत्रण स्थापित किया था, ये किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में भारत के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अगला क्वेश्चन है किस एक्ट द्वारा कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के शासन पर जो है संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई? तो बंगाल पर जो है आपके बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर पूर्ण अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का, और बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। तो अगला क्वेश्चन है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार के कितने सदस्य थे? तो इसके थे भाई गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्य। ये गवर्नर जनरल तथा परिषद के 4 सदस्य जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थापित सरकार के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो ये करते थे भाई संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत व्यापारिक मामले देखने का अधिकार किसे दिया गया था? तो व्यापारिक मामले को देखने का अधिकार दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत राजनीतिक मामले देखने का अधिकार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, ठीक हो गया। व्यापारिक मामले को देखते थे भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक मामले को देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को समस्त अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को किस प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कर दिया था बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। और यहाँ पर जो एक समिति बनी थी वो बनी थी गवर्नर जनरल तथा 4 अन्य सदस्य, यानी कुल मिला के 5 लोग थे बंगाल प्रेसिडेंसी में। और बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास और जो बम्बई है ये किसके अधीन रखे गए थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था यानी ये बनाया गया था तीनों कौन कौन से? मद्रास, बम्बई और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। तो अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रांतीय सरकार पर किसका नियंत्रण स्थापित किया गया? तो ये किया गया गवर्नर जनरल का नियंत्रण स्थापित।
अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी की 4 सदस्यीय परिषद के लिए किसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था, पहला गवर्नर जनरल बना था बंगाल का, तो ये बना था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1774 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट को किन मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था दीवानी, फौजदारी, जल सेना और धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित किस संस्था में अपील की जा सकती थी? तो अपील की जा सकती थी भाई प्रिवी काउंसिल में। अगला क्वेश्चन है किसकी पूर्व स्वीकृति से गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा नियम, अध्यादेश तथा विनियम का निर्माण किया जा सकता था? ये किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के स्वीकृति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा बनाए गए नियम, अध्यादेश तथा विनियम को लागू करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था? तो भारतीय सचिव की जो अनुमति लेना वो अनिवार्य कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत युद्ध तथा संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार किसे प्रदान किए गए थे? तो युद्ध, संधि एवं राजस्व संबंधी अधिकार दिए गए थे, ये दिए गए थे गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कंपनी के संचालन मंडल के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का किया गया था? तो ये था 4 वर्ष का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत से वापसी कितने वर्ष बाद ही कोई व्यक्ति कंपनी के संचालन मंडल का सदस्य बन सकता था? तो 2 वर्ष बाद जो है भारत की जो कंपनी के संचालन मंडल का सदस्य बन सकता था, यानी आफ्टर 2 ईयर। तो अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम से भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम में भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में जो है कंपनी के शासन के लिए एक क्या कर दिया गया? लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विश्व का भूगोल, यानी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है आकाशीय पिंडों व उल्काओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशीय पिंडों और उल्काओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस विस्फोट से हुई? तो इसको बोल देते हैं बिग बैंग या फिर बृहद विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग का सिद्धांत बेल्जियम के किस खगोल शास्त्री ने दिया था? तो बिग बैंग का जो सिद्धांत दिया था ये दिया गया था बेल्जियम के जॉर्जस लिमेत्री द्वारा। किसने दिया था भाई? बेल्जियम के जॉर्जस लिमेत्री द्वारा। ये खगोल शास्त्री थे, इन्होंने दिया था बिग बैंग यानी बृहद विस्फोट का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिद्धांत के अनुसार अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड अत्यधिक घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, यानी जो आपका बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो अरबों वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था वो क्या था? एक अत्यधिक घनीभूत अवस्था में था और एक बिंदु के रूप में था। और उस बिंदु को क्या कहा गया था? जो बिंदु था यानी अरबों वर्ष पूर्व ब्रह्मांड जिस बिंदु के रूप में था उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? उसको दिया था पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता का बिंदु। अगला क्वेश्चन है किस बिंदु में एक महाविस्फोट होने के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ? तो वो था विलक्षणता का बिंदु यानी पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। अगला क्वेश्चन है निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे गोल्ड व हरमैन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकुचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो संकुचन विमोचन के जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये थे डॉक्टर एलन सैंडेज। तो अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वर्ष 2012 में किस संस्था ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे और लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर यानी LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया था? तो ये किया था यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पृथ्वी की सतह से 100 फीट नीचे कितनी लंबी सुरंग में स्थित है? तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो है ये है 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कण में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य छिपे हैं गॉड पार्टिकल में। गॉड पार्टिकल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गॉड पार्टिकल को बोलते हैं भाई हिग्स बोसॉन।
क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण को ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट माना जाता है? तो ब्रह्मांड की बेसिक यूनिट माना जाता है हिग्स बोसोन या फिर गॉड पार्टिकल को। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य हैं भाई गॉड पार्टिकल में, और गॉड पार्टिकल को बोल देते हैं हिग्स बोसोन, और ब्रह्मांड का जो बेसिक यूनिट है वो भी क्या है, हिग्स बोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का वो अदृश्य पदार्थ क्या कहलाता है जिसके कारण ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान बना है? तो वो है डार्क मैटर। ब्रह्मांड का वह अदृश्य पदार्थ क्या कहलाता है जिसके कारण ब्रह्मांड का लगभग 25% द्रव्यमान बना है? वह है डार्क मैटर। तो अगला क्वेश्चन है, किस कण को डार्क मैटर माना जाता है? तो डार्क मैटर माना जाता है हिग्स बोसोन को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है उसको बोल देते हैं लाइट ईयर, यानी एक प्रकाश वर्ष, 1 लाइट ईयर। तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष लगभग होता है 94.63 खरब किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 1 पार्सेक होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, यानी जो पार्सेक है दूरी मापने का सबसे बड़ा बाप है, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक हो गया, ये कितना होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है 1 पार्सेक। तो स्टैटिक जीके में हम डिस्कस करेंगे आज प्रमुख देशों की राजधानियां एवं मुद्राएं। तो पहले देखते हैं, भारत की राजधानी ये है न्यू दिल्ली में, और भारत की जो मुद्रा है वो है रुपया। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी में, और अमेरिका की मुद्रा क्या है भाई, डॉलर। ठीक हो गया। और कनाडा की राजधानी है ये है ओटावा में, वेरी इंपॉर्टेंट, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा में, और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा भी है भाई डॉलर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी में, और मैक्सिको की मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट है, क्यूबा की राजधानी किधर है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना में, और यहाँ की मुद्रा भी है भाई पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबिया की राजधानी? तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा में, और यहाँ की जो मुद्रा है, कोलंबिया की जो मुद्रा है वो है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली की राजधानी कहाँ है? तो चिली की राजधानी है सिंथियागो में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी क्या है, पीसो। तो नेक्स्ट है बारबाडोस। तो बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ये है ब्रिज टाउन में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी ये कहाँ पर है? ब्यूनस आयर्स में। ठीक हो गया। और अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो है आस्ट्रल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया की राजधानी किधर है? तो बोलीविया की राजधानी है लापाज में, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बोलीवियानो। क्या है? बोलीवियानो। ठीक। तो नेक्स्ट है ब्राज़ील की राजधानी। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया में, और ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो है क्रूज़ादो। तो आज के सेशन में इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ।